देखो फास्फोरस के वैसे तो अपर रूप पढ़ते हैं हम लोग आज, लेकिन क्या है कि फास्फोरस के अपर रूप और उसके बाद एक और गैस आती है पढ़ने के लिए, फॉस्फीन गैस। ये दोनों ही गैस हैं, मतलब फास्फोरस के अपर रूप और फॉस्फीन गैस, ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं वो इस वर्ष 30% कोर्स में से हटा दिए गए हैं, क्योंकि तो इन दोनों ही चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे हम। अगर हम इन दोनों चीज़ों को अपने कोर्स से या सिलेबस से निकाल देते हैं तो अब अगला अगर हम आर्टिकल भी देखें तो आता है वर्ग 16 के तत्वों का परिचय। तो अब पहले वही करेंगे कि वर्ग 16 के तत्वों का परिचय ही करेंगे। तो भैया वर्ग 16 के तत्वों का अगर परिचय करने चलते हैं तो हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं कि वर्ग 16 के तत्व आप इनको कह सकते हो, क्योंकि वर्ग 16 के तत्वों में से अगर मैं देखता हूँ पहला ही तत्व ऑक्सीजन है और बाकी सारे तत्व इसी के नीचे आते हैं। तो हमने इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व, और ऑक्सीजन परिवार के तत्व के अलावा भी इनका एक नाम है, कहता है कैल्कोजेन एलिमेंट। अब कैल्कोजेन एलिमेंट भी इसी को कहते हैं। तो भैया सबसे पहले कुछ बातें इस परिवार के सदस्यों के बारे में लिखेंगे। जैसे बेटा सबसे पहली बात लिखेंगे कि वर्ग 16 में से तत्व कौन कौन से आते हैं। तो बेटा वर्ग 16 में बेटा एक तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, पहला तत्व। दूसरा तत्व आता है सल्फर। तीसरा तत्व आता है सेलेनियम। चौथे तत्व को अगर देखा जाए तो आता है टेल्यूरियम। और बेटा पांचवा तत्व आता है पोलोनियम। तो वर्ग 16 में इतने तत्व आते हैं, आदि तत्व उपस्थित हैं। तो अगर कभी हमसे ऐसा नंबर आ गया कि अगर हमसे पूछ लेता है कि वर्ग 16 में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए, तो भैया वर्ग 16 में पाए जाने वाले तत्वों के नाम आपके पास लिखे हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा एक और नंबर लिखेंगे, इसकी भी काफी डिमांड है। क्या नंबर लिखेंगे? कहता है हमने इनका नाम रखा है कैल्कोजेन एलिमेंट। तो आखिर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कैल्कोजेन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसका भी कारण लिख लेते हैं। देखो इन्हें का मतलब है वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेन भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? तो पहले देखो मैं लिख के दिखाता हूं। पहला शब्द है कैल्को। कैल्को का अर्थ होता है बेटा अयस्क। अगर कभी आपसे पूछता भी है कैल्को का अर्थ क्या है, अयस्क। और दूसरा बेटा शब्द है जेन। जेन का मतलब होता है निर्माण करने वाले या बनाने वाले, निर्माण करने वाले। तो देखो मैंने लिखा इनको कैल्कोजेन क्यों कहते हैं। कैल्को का मतलब होता है अयस्कों का और जेन का मतलब होता है निर्माण करने वाले, क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये सारे तत्व जो हैं अयस्कों का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा है, कैल्कोजेन। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कैल्कोजेन इनका नाम क्यों पड़ा, अयस्कों का निर्माण करते हैं ये तत्व, इसलिए हमने इनको कैल्कोजेन एलिमेंट कहा है। कुछ अयस्कों के बारे में तो तुमने खुद सुना होगा। देखो मैं बता दूं एक दो अयस्क। एक आपने पढ़ा होगा कॉपर पायराइट, फॉर्मूला था CuFeS2। देखो सल्फर था लास्ट में, अर्थात सल्फर इस अयस्क को निर्मित कर रहा था। एक और दो मैं बताता हूं, आयरन पायराइट। एक और भी होता है मरकरी का अयस्क होता है HgS। इसके अलावा बहुत सारे अयस्क अगर देखे जाएं तो वो सल्फर के थ्रू बनाए जाते हैं और ऐसे अयस्कों को सल्फाइड अयस्क कहते हैं। एक और चीज आपने पढ़ा होगा कि ऑक्साइड अयस्क भी होते हैं। कई ऑक्साइड अयस्क हम लोगों ने खुद पढ़े हैं, जैसे जिंक का ऑक्साइड अयस्क ZnO, कॉपर का ऑक्साइड अयस्क Cu2O, लोहे का ऑक्साइड अयस्क Fe2O3 × 2H2O। एक और था एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क, जिसको आप Al2O3 × 2H2O लिखते थे। तो
तो इस प्रकार से मैं क्या देखता हूं कि अयस्कों का निर्माण तो ज्यादातर ऑक्सीजन या सल्फर से हो रहा है, और क्योंकि ये तत्व अयस्कों का निर्माण कर रहे हैं, इनका नाम क्या रख दिया जाए, कैल्कोजेन। अब देखो एक और तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये तीसरा नंबर पे बात जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देंगे। क्या ध्यान से देखेंगे कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो भैया इन तत्वों को क्रम वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ऑक्सीजन को लिखा है, फिर सल्फर को लिखा, फिर सेलेनियम, इसके बाद टेल्यूरियम, और लास्ट में बेटा हम लिखेंगे पोलोनियम। अगर आपको परमाणु क्रमांक ध्यान रखने हैं, वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, इनके परमाणु क्रमांकों को रट सकते हो, और नहीं तो भैया मैं क्या कहता हूं, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से देखो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक केवल याद रखो तो सभी को पता होगा भैया 8 है। अगर आप इस क्लास में आप ऑक्सीजन का भी परमाणु क्रमांक नहीं याद कर सकते तो फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार है। अब ऑक्सीजन का भी परमाणु क्रमांक अगर याद ना हो तो अब देखो करना क्या है, तुमको एक बार 8 जोड़ना है, 2 बार 18 जोड़ना है, और लास्ट टाइम पे कितना जोड़ देना है, 32। और इस प्रकार से सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का ये नियम है कि अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद करना चाहते हो या याद रखना चाहते हो या ज्ञात करना चाहते हो, आप एक काम करो, केवल उस परिवार के सबसे पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखो। ऑक्सीजन के परिवार का है तो ऑक्सीजन का याद रखो, नाइट्रोजन के परिवार का है नाइट्रोजन का याद रखो। तो भैया इस प्रकार से अगर आप याद रखते हो तो ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक 8 है, मैं क्या कह रहा था कि ऐसी कंडीशन पे आप एक बार 8 जोड़ोगे तो सल्फर का निकल आएगा, फिर 2 बार 18 जोड़ोगे तो सेलेनियम और टेल्यूरियम के निकल के आएंगे, और लास्ट में 32 जोड़ दोगे तो निकल के आने वाला है पोलोनियम का। तो भैया लिखते हैं, सल्फर में ऑक्सीजन का 8 था, पहली बार 8 जोड़ना था तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। अब फिर 16 में फिर से अब 18 जोड़ेंगे तो बेटा 16 और 18 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 34, और फिर इसमें से 18 जोड़ेंगे बेटा तो 34 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, और फिर इसके बाद बेटा एक और काम करेंगे, 52 में 32 जोड़ देंगे तो क्योंकि 2 बार तो 18 जोड़ चुके हैं, लास्ट टाइम 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84। इसको थोड़ा सा निशान और दूर बना लिया जाए। तो इस प्रकार से बेटा तत्वों के अगर आप परमाणु क्रमांक याद रखना चाहोगे तो याद रखोगे। हाँ, एक जगह परमाणु क्रमांक का ये पैटर्न लागू नहीं होगा, तो केवल कहां पर लागू नहीं होगा, अक्रिय तत्वों के परिवार में। तो अक्रिय तत्वों के परिवार में क्या होता है, हीलियम पहला एलिमेंट होता है, इसके बाद उसमें क्या नियम होता है, उसमें 2 बार 8 जोड़ना पड़ता है, फिर इसके बाद 2 बार 18, लास्ट में 32, बाकी नियम ऐसा ही चलता है। जब आएगा उसको भी देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, मैं लिख के दिखाता हूं, देखो 1s2 2s2, और बेटा 2p पर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। क्यों, 2 तो यहां खर्च कर लिए यार तुमने, 2 और 4 6 यहां खर्च कर लिए, हो गए 8। अब आगे 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, तीसरी क्लास पे आ जाते हैं 3s2 और 3p4। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग भी समय ज्यादा बर्बाद ना करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहला एलिमेंट था, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या आया, 2s2 2p4। जब हम अगले इलेक्ट्रॉनिक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे गए, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है 3s2 3p4। देखो 2s2 2p4, यहाँ 3s2 3p4। अगर इसका करने की कोशिश करेंगे तो बेटा आपको याद है क्या आना चाहिए, 4s2 4p4, नहीं आ जाएगा। और भी आगे की ओर चलेंगे, अगले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 5s2 और 5p4। और बेटा मैं क्या सोचता हूं, अब आप तो इस बात को आसानी से पहचान गए होंगे कि अगर मैं 84 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 6s2 और 6p4। क्या है कि अपनी बहादुरी को सिद्ध करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तरफ से पूरे पूरे मत लिखने के चक्कर में पड़ जाना। पूरे पूरे का मतलब मैं बता रहा हूं ना, जो पता लगा कहो सर जी हम डैश डैश नहीं करेंगे, हम 34 का करके दिखाएंगे। अरे ठीक है, ये बुद्धिमानी है। कहोगे 52 को करके दिखाएंगे, ये तो बुद्धिमानी नहीं है भैया।
क्यों इतना समय ज्यादा बर्बाद करोगे कि हर एक अवयव बीच में लिखते घूमे? भाई कभी भी अगर किसी पदार्थ की रिएक्टिविटी या गुण निर्भर करते हैं, आपने ऐसा सुना होगा कि किसी भी तत्व का अगर गुण, प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी या कुछ भी अगर डिपेंड करता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादातर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा देने चाहिए। तो भैया इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख दिए। अच्छा, इसमें से एक और चीज अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर आए, एक चीज हमको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी मैंने किया, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन था, वो कौन से उपकोष में जा रहा है? पी वाले उपकोष में। और जैसे ही अंतिम उपकोष का इलेक्ट्रॉन पी वाले उपकोष में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैं ये बात समझ गया कि ये जितने भी तत्व दिए गए हैं, ये सारे के सारे तत्व किस ब्लॉक को फॉलो करते हैं? पी ब्लॉक को। तो एक नंबर तो यहां पे लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? क्योंकि इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं, पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं, अतः ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व हैं। अच्छा, ये भी बात सोचने वाली बात है भाई, चैप्टर को जिसको पढ़ रहे थे वो भी तो नाम था उसका पी ब्लॉक एलिमेंट। एक और बात को पाएंगे, देखो क्या कहता है, और भी क्या कोई बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चली? अरे बिल्कुल पता चली। देखो, ये तो पैटर्न अपने मन से बनाने लायक है। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा ध्यान दो। 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। अगर छठवीं कक्षा तक जाता है तो 6s2 6p4। अगर सोचो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास nवीं कक्षा तक चला गया तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ns2 और np4। अरे देखो, दूसरी क्लास तक जाता है तो 2s2 2p4 और तीसरी कक्षा तक गया तो 3s2 3p4। सोचने वाली बात है, अगर यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास nवीं कक्षा तक चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ns2 np4। तो एक बात यहां भी लिखते हैं, इन तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np4 होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर कभी बात आएगी तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इस बात को जल्दी ही निकालने की कोशिश करेंगे कि अंतिम कक्षा का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है। अब बेटा देखो, जगह थोड़ी सी कम बच रही है, कुछ बातों को तो यहां लिख देते हैं। देखो अगला नंबर, कौन सी बात यहां लिख देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि इन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, तो भैया कुछ भी मत देखो, ये देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लास में। अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 और 4 मिलकर कितने हैं? 6। यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में या आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अभी आप खुद सोचो, अगर ये अपना अष्टक बनाना चाहे, अर्थात अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कंप्लीट करना चाहे, ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है? आप कहोगे सर जी 6 हैं, अगर 2 और होते तो ये अष्टक अपना कंप्लीट कर लेता। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर अष्टक को कंप्लीट करता है। भैया इसकी संयोजकता हम बता देंगे कितनी होती है, 2। तो एक बात और देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे यहां लिखेंगे इन तत्वों की जो संयोजकता है
संयोजकता होती है 2। तो वैलेंसी को भी याद रखने वाली जरूरत है कि अगर कभी कोई पूछता है इन तत्वों की सामान्य रूप से अगर मैं वैलेंसी को चेक कर पाऊंगा तो कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, क्या ये तत्व केवल अपनी संयोजकता को 2 ही दिखा पाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट ऑक्सीजन को छोड़कर अगर अन्य एलिमेंट्स को देखा जाए ये अपनी संयोजकता का प्रसार कर सकते हैं। संयोजकता का प्रसार का मतलब जानते हो? संयोजकता का प्रसार का अर्थ है ये अपनी संयोजकता 2 से 4 भी दिखा सकते हैं और 4 के अतिरिक्त 6 भी दिखा सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना कहे, क्योंकि एक फॉर्मूला था सल्फर डाइऑक्साइड का, अगर आपको याद हो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला था। देखो सल्फर की संयोजकता कितनी दिखाई जा रही है? 4। तो इस प्रकार से हम एक और नंबर इस परिवार में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कुछ तत्वों की जो संयोजकता है अर्थात जुड़ने की क्षमता या संयोजन करने की क्षमता, संयोजकता 2, 4, 6 भी। प्रमुख संयोजकता तो बेटा इस परिवार में से 2 ही है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी पाए जाते हैं कि 4 भी दिखा सकते हैं और 6 भी दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और काम करिएगा। क्या काम करिएगा? इसको देखो, सुनो। अगर ऑक्सीजन के मैं फिगर को बनाऊं तो मुझे ऑक्सीजन के नाभिक बनाना चाहिए और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 2 कक्षाओं तक गया है, तो नाभिक के चारों ओर 2 क्लासेस बना लेनी चाहिए। जरा ध्यान देना, मैं यहां बना करके दिखाता हूं। यह है ऑक्सीजन के परमाणु का नाभिक और इसके चारों ओर कितनी कक्षाएं बनानी है? 2, जिनमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मत दिखाना, रीजन है हम तुमको परमाणु का चित्र केवल इसलिए बना कर दिखा रहे हैं ताकि आप परमाणु के आकार को समझ सकें। बेटा सल्फर में आओगे तो परमाणु कक्षाएं कितनी हैं? टोटल 3। तो मतलब सल्फर का फिगर बनाओगे तो परमाणु का नाभिक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये बेटा कौन सी हो गई? तीसरी कक्षा। देखो यहां ऑक्सीजन में 2 कक्षाएं थी, सल्फर में कक्षाएं कितनी हो गई? 3। परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। और भी चले आओ नीचे, सेलेनियम में 4 परमाणुविक कक्षाएं होंगी, तो सेलेनियम साथ ये तो नाभिक हो गया, पहली क्लास, दूसरी और ये बेटा तीसरी क्लास और इसके बाद चौथी क्लास। तो सेलेनियम के परमाणु का आकार और भी बढ़ा। अरे मैं तो कहता हूं अब बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल समझना है। ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और बेटा तत्वों के आकार कह देता है तो भी ठीक है, तत्वों के आयतन कह देता है परमाणुओं के, वो भी सही है। अगर परमाणुओं की त्रिज्या भी कह देता है, भाई त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो आकार बढ़ेगा, तो भी सही है। तो हम एक नंबर इसमें से बेटा और लिख ही देते हैं यहीं पर कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, कि इस वर्ग में जैसे ही हम तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, आने पर तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्या में वृद्धि होती है, या बेटा परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है, ऐसा लिख लो। और या फिर इसी को तो ऐसा भी बोल सकते हो कि परमाणु का आकार बढ़ जाता है या परमाणु का आयतन बढ़ जाता है। एक काम करेंगे बेटा, इसको जल्दी से नोट करेंगे और फिर नोट करने के बाद अभी भी हमारे ऑक्सीजन के परिवार या वर्ग 16 के तत्वों के और भी गुण बाकी हैं जिनको पढ़ना है, तो इसको नोट कर लेंगे, तब फिर उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, जानते हो ये क्यों बनाया गया है? बस इससे इस बात का अंदाजा तुम्हारे दिमाग में बना रहे कि ऑक्सीजन का आकार छोटा है और उससे जैसे जैसे तत्वों में नीचे की ओर चले आ रहे हैं हम लोग, तत्वों के परमाणुओं के आकार क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में सरलता मिल जाती है। फिलहाल अगले गुण को पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन परिवार में अगर मैं अन्य तत्वों के गुणों को पढ़ूं तो देखो मेरे पास कितने तत्व हैं? 5।
पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है सेलेनियम, चौथा है बेटा टेल्यूरियम और पांचवा है पोलोनियम। थोड़ा सा याद रखेंगे, इनमें से शुरुआत के जो दो तत्व हैं, चलो कॉमा लगा देते हैं, ये दोनों तत्व हैं अधातु या जिनको बोलते हैं नॉन मेटल। इसके बाद जो आपको दो तत्व दिखते हैं जिनके नाम सेलेनियम और टेल्यूरियम है, इनको कहते हैं उपधातु। अच्छा, मेरा अंदाजा है कि उपधातु के बारे में तो सभी जानते हो, ऐसे तत्व जिनमें कुछ गुण जो धातु के हों और कुछ गुण हो अधातु को, ऐसे तत्वों को आप कहते हो उपधातु। और बेटा पोलोनियम जो है ये तत्व कैसा है? धातु है। तो अगर कभी आपसे धात्विक नेचर भी पूछता है तो कहता है अच्छा बताओ, अच्छा ये तो मैंने लेफ्ट टू राइट लिख रखे हैं, वैसे तो वर्ग में अगर देखा जाए तो ये तत्व ऊपर से कहाँ होते हैं? नीचे की ओर। देखो इस क्रम में रेंज होते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा गया कि ऑक्सीजन की फैमिली में अगर तत्वों के परमाणुओं को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ें तो बेटा उनका धात्विक नेचर बढ़ता है कि धात्विक नेचर घटता है? तो देखो ऊपर वाला अधातु है, अधातु है, फिर दो उपधातु, इसके नीचे वाला नहीं बनाया, नहीं तो वो धातु होता। तो लगातार धात्विक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो भैया इस बात को यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक, बेटा चाहे प्रकृति कह दो और चाहे कह दो लक्षण, बढ़ता है। तो आप प्रकृति या लक्षण कुछ भी लिख सकते थे। बेटा अगले गुण पर आ जाते हैं, पढ़ता है कि अगला कोई क्या गुण है। हाँ एक यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं भूल ही गया। इस पूरी फैमिली में मात्र एक तत्व पोलोनियम ऐसा है ही इस परिवार का रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में तो मेरे ख्याल से पुरानी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा या पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं रेडियो एक्टिव क्योंकि शब्द आ गया है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ी सी बस केवल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बहुत बातें तो यार रेडियो एक्टिव की अभी नहीं करेंगे, और क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें रेडियो एक्टिव की करने लगेंगे ना तो भैया क्या है कि हमारा जो आर्टिकल ऑक्सीजन की फैमिली से निकलकर कहां चला जाएगा? रेडियो एक्टिव में, और हम ये चाहते नहीं। तो बस इतनी बात तुमको बताएंगे कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके नाभिक का भार अपेक्षाकृत अत्यधिक है। देखो मैं एक दो को तो बता ही देता हूं जो मुझे याद है, और इसको मैंने बहुत ढंग से याद करके रखा है। 92 यूरेनियम 235। अच्छा जानते हैं इनके वजन क्यों ज्यादा है? देखो वैसे तो नॉर्मली एक सामान्य एटम का वजन जो होता है वो अपने परमाणु क्रमांक से दोगुना या दोगुने के आसपास होता है। क्या इसका देखो परमाणु क्रमांक से दोगुना कर दोगे 92 का तो 184 होगा, और उससे भी ना जाने कितना ज्यादा चला जा रहा है। ये तो तकरीबन 61 तो नहीं लेकिन 51 ज्यादा तकरीबन चला जा रहा है। तो मैं इससे क्या सोचता हूं कि इस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु का भार ज्यादा है, और परमाणु का भार होता कहां पर है? उसके नाभिक में। तो क्या होता है कभी कभी किसी तत्व के नाभिक में अपेक्षाकृत अत्यधिक भार आ जाता है। तो जब नाभिक का भार अपेक्षाकृत अत्यधिक हो जाता है तो परमाणु स्थायित्व खो देता है, अर्थात स्टेबल नहीं रहता, टिकाऊ नहीं रहता। और उस दौरान परमाणु अपने आप को टिकाऊ करने के लिए वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल को रेडिएशन के फॉर्म में निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ये परमाणु क्या करते हैं? अपने अंदर से पार्टिकल्स को रेडिएशन के फॉर्म में निकालते हैं। कौन कौन से पार्टिकल के रूप में? अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा। तभी आपने सुना भी होगा अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। आपने तो इतनी बात केवल सुनी थी कि रेडियो एक्टिव तो अल्फा बीटा गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कभी ये जान पाए क्यों उत्सर्जित करते हैं? क्योंकि इनका
नाभिकीय भार बहुत अधिक हो गया है और ये अपने भार को क्या करना चाहते हैं, सुटेबल करना कहते हैं, सहत करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। और उसके लिए इन्होंने अपने अंदर से कई प्रकार के रेडिएशन को निकालना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही इन्होंने अपने अंदर से रेडिएशन को निकालना स्टार्ट कर दिया, बेटा हमने इनको कहा कि ये तत्व तो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों का भार अपेक्षाकृत कैसा होता है, अधिक। अरे ये बिल्कुल अपने आप से पहचान लो। क्या पहचान लो कि अगर आपके पास 60 किलो वजन उठाने की क्षमता है कि आप 60 किलो का वजन लेकर खूब आसानी से चल सकते हैं और इसमें आपको परेशानी नहीं होती है। अगर आपको 90 किलो का वजन दे दिया जाए तो आप जानते हो क्या करोगे, या तो खुद का स्थायित्व तो खत्म हो जाएगा उसी समय, 90 किलो के भार के नीचे दब के काम खत्म, या फिर अगर अपने स्थायित्व को बचाना चाहोगे तो जानते हो क्या है, उस 90 किलो के सामान में से कुछ सामान को आप फेंकना स्टार्ट कर दोगे। कहोगे यार ये बैग जो है ये 90 किलो का है, क्षमता हमारी तो ठीक ठाक की 60 किलो की है, तो बाकी के 30 किलो को क्या किया जाए, सामान फेंक दिया जाए। भैया वही काम तो रेडियो एक्टिव तत्व करते हैं, तो हटा लेते हैं इसको। पोलोनियम भी एक कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको याद रखना। अगले नंबर पर आते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, आपने इस बात को पहले भी पढ़ रखा है कि जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तत्वों के परमाणुओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और एक बात, जब भी किसी तत्व के परमाणु का आकार बढ़ा है उसके नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ गई है। और जब नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है तो दो गुण अपने आप कम हो जाते हैं। कौन कौन से गुण कम हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, और दूसरा गुण कम हो जाता है आयनन विभव। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता क्यों कम होती है, ये छोटे आकार का परमाणु है, ये बड़े आकार का परमाणु है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। ऐसे इतना छोटा हो गया का बी दिखाई भी ना दे रहा हो तो उसको समझो वहां इससे। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो साझे के इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, साझे का इलेक्ट्रॉन ए भी नहीं छोड़ना चाहता और साझे का इलेक्ट्रॉन बी भी नहीं छोड़ना चाहता। अब सोचो, क्या ए के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा नहीं है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बी के ज्यादा समीप है। अच्छा, जानते हो बी के समीप ज्यादा क्यों है, क्योंकि अब इसकी दूरी बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान ए के लिए कम है और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, खिसक गए हैं किसकी ओर, बी की ओर। तो ये बात भैया और भी ग्रुपों में याद रखो क्या, कि जब भी कभी किसी परमाणु का आकार बढ़ता है उसके दो गुणों में कमी आ जाती है, एक तो विद्युत ऋणात्मकता में और दूसरा अगर आयनन विभव में। तो पहला नंबर तो देखो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इस गुण को थोड़ा सा यहां लिखते हैं, देखो हेडिंग डाल के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो सबसे पहले बताते हैं कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का गुण घट जाता है क्योंकि आकार तो बढ़ रहा है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का गुण घट जाता है। अच्छा बेटा, अगर ये पता करना हो कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है तो भैया नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों के गुण को पढ़ रहे थे, वो वाला वीडियो अपना कभी टाइम मिले देख लेना, तुमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है। अच्छा, हम भी बार बार हर एक परिवार के लिए विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा तो लिखाएंगे नहीं, टाइम उसमें भी लगता है। अच्छा, एक और बात पूछ लेता है कभी कभी, देखो आपको तो ये पता है ऑक्सीजन वर्ग 16 का तत्व है, सल्फर वर्ग 16 का तत्व है।
इसके पहले तो मैं यहाँ इसके ऊपर 16 लिखे देता हूं। इसके बाद आएगा वर्ग संख्या 17, जिसमें बेटा पहला तत्व फ्लोरीन होगा और दूसरा तत्व कौन सा होगा, क्लोरीन। ऐसे नीचे भी होंगे एलिमेंट, मैं केवल कुछ तत्वों की तुलना कर रहा हूं। और इसके पहले आएगा वर्ग 15, जहां नाइट्रोजन और जहां कौन होगा, फास्फोरस। तो अब वर्ग 16 के तत्वों की तुलना करेंगे वर्ग 15 के तत्वों से और वर्ग 17 के तत्वों से। देखो क्या होता है, अगर वर्ग में बाएं से दाएं बढ़ें या बाएं से दाएं चलें तो जो तत्वों का आकार होता है बेटा, वो आकार क्या होता है, घटता है। देखो ये आकार है और ये नीचे की ओर तीर अगर बन जाए तो क्या होता है, घटता है। अब आपने ये पढ़ा था आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घट रही थी, यही तो लिखा आपने, विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या हो गया, घट गया। अब देखो अब तो अपोजिट हो रहा है, बाएं से दाएं चलने पर आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर आकार घट रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ने के क्रम को देखो बताएंगे कैसे। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन परिवार से तो ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन के परिवार से कम होती है। इसको ऐसा बताना पड़ेगा। देखो अगर आकार घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ऐसा कुछ बढ़ेगी क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के लिए साइन लगाया गया है। तो ऑक्सीजन की विशेषता क्या बताओगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाइट्रोजन से तो ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन से कैसी है, कम है। तो एक बात यह भी बताना पड़ेगा कि वर्ग 16 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वर्ग 15 के तत्वों से तो ज्यादा होती है, लेकिन वर्ग 17 के तत्वों से कैसी होती है, कम। तो एक नंबर पर इस बात को, नंबर क्या विद्युत ऋणात्मकता चल ही रहा है, इसमें से दूसरा नंबर भी जोड़ देते हैं, ऐसा लिख देते। देखो जबकि वर्ग 16 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 15 के तत्वों, वर्ग 15 के तत्वों से तो अधिक, परंतु वर्ग 17 के तत्वों से कम होती है। तो इस गुण को भी भैया बहुत अच्छे ढंग से तैयार रखना कि जिस भी आप वर्ग को पढ़ रहे हो उस वर्ग से एक अगले वर्ग और एक पिछले वर्ग के गुणों की भी तुलना आपको आनी ही चाहिए। अब इससे ज्यादा गुणों की तुलना अगर नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जिस वर्ग को पढ़ रहे हैं उस वर्ग के आगे पीछे के गुणों की तुलना तो आनी चाहिए। तो बेटा अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का क्रम। अब यहां लिखेंगे यार, अब यहां पर बेटा बात बताएंगे आयनन विभव की। अच्छा, आयनन विभव का मतलब क्या होता है? आयनन विभव का मतलब होता है आपको इन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहां कर देना है, बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करोगे तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करते समय आप परमाणु को जितनी ऊर्जा दे दोगे उस परमाणु की कहलाएगा आयनन विभव। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर इस परमाणु के लिए बात करें तो देखो यहां पर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन। सोचो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा, कम। अब देखो मैं सब जगह के आकर्षण बल की कंपेयर कर देता हूं। देखो यहां पर आकर्षण बल लगेगा कम, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी थोड़ी सी कम है। यहां आकर्षण बल कैसा लगेगा, ज्यादा। नाभिक और भी ज्यादा से तेजी से खींचेगा। और यहां तो बेटा आकर्षण बल और भी ज्यादा हो जाएगा और यहां आकर्षण बल हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो जितना आकर्षण बल लगता जा गया है हमने उतने ही तीर के निशान अंदर की ओर बनाए। तुम खुद सोचो, यहां आकर्षण बल अंदर की ओर कम है
तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और यहां पर आकर्षण बल क्योंकि बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो ऊपर के तत्वों का आयनन विभव ज्यादा और नीचे के तत्वों का आयनन विभव कम। तो इस बात को देखो यहां से लिखते हैं, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के आयनन विभव क्रमशः घटते हैं। भैया आकार बढ़ गया, और आकार बढ़ गया तो फिर आयनन विभव का मान तो पक्का घट जाएगा। अब एक और चीज याद रखना है, आपने वर्ग में ऊपर से नीचे तो तत्वों के आयनन विभव का तुरंत ही गुण बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यह भी है कि आप आयनन विभव का गुण बताएं। वर्ग 16 के तत्वों का कंपेयर 15 के तत्वों से करें, और वर्ग 16 के तत्वों का कंपेयर कहां से करें, 17 से करें। तो देखो बेटा मैं क्या बताऊं, अगर कंपेयर की जहां बात होती है तो वर्ग 16 से 17 का कंपेयर अपने यहां नहीं पूछता है। अपने यहां कंपेयर कहां से पूछता है, वर्ग 16 का 15 से। तो क्योंकि वर्ग 16 का 15 से पूछ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम बताना नहीं चाहते तुमको, नंबर आएगा ऐसे तुम्हें लगेगा कि सर जी बताना नहीं चाहते, फिर हम बता डालेंगे। लेकिन क्योंकि वर्ग 16 का 17 से कंपेयर अपने यहां ना के बराबर पूछा जाता है, और मेन अगर पूछा जाता है कंपेयर तो पूछा जाता है वर्ग 16 के तत्वों का किससे, 15 के तत्वों से। तो देखो एक बार गुण याद रखना इसको, जबकि पहले मैं गुण लिखा देता हूं और फिर इस पर बात करेंगे आखिर ये क्रम किस पर क्यों चलता है। चलो 17 को भी सम्मिलित कर ही लेते हैं अब इस बार, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कंपेयर जो मुख्य आता है वो कंपेयर आता है 16 का 15 से, लेकिन क्योंकि अब 17 लिख गया है तो उसको भी कंपेयर करके ही छोड़ेंगे। देखो, जबकि वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव अन्य वर्गों से निम्न प्रकार संबंधित है। निम्न प्रकार संबंधित है। और बेटा निम्न प्रकार संबंधित है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। इसमें से अगर देखा जाए थोड़ा सा भी इनको अगर कंपेयर किया जाए, वर्ग 17 के तत्वों का आयनन विभव सबसे ज्यादा, उसमें इन दोनों में से देखा जाए तो दूसरे पर आता है वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव उससे कम, और उससे भी कम होता है वर्ग 16 के तत्वों का। तो यार ये कंपेयर तो अलग ही साथ में जा रहा है। तो इस बात को वैसे भी ध्यान रखना है कि देखो मैं यहां लिख भी दूं, ये 17वें वर्ग का तत्व है, ये 15वें वर्ग का तत्व है, और ये है 16वें वर्ग का तत्व। तो हमारा कंपेयर तो 16वें वर्ग के लिए चल रहा था, बेचारा ये तो 17 से भी पीछे छूट गया और छूट गया 15 से भी। ये बात मैं मानता हूं कि अगर इधर की ओर आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव इधर की ओर, सॉरी आकार घट रहा है तो आयनन विभव बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वर्ग 15 का तत्व। वैसे कायदे से बच्चों के दिमाग के हिसाब से होना क्या चाहिए, सबसे कम आयनन विभव, ज्यादा आयनन विभव, ज्यादा नहीं विभव। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि नाइट्रोजन घुस गया है बीच में, और नाइट्रोजन को बीच में आना नहीं चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन का अगर कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, देखना इस बात को मैं करके दिखा देता हूं इतनी जगह पर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3।
अर्थात p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। और बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सिंगल या हाफ फिल ऑर्बिटल है। और आप जानते हो जब भी किसी तत्व के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, अगर देखा जाए अर्धभरित ऑर्बिटल होते हैं, तो उसका आयनन विभव अपेक्षाकृत कैसा होता है? ज्यादा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इसका होना चाहिए था सबसे कम, लेकिन अर्धभरित ऑर्बिटलों के कारण नाइट्रोजन का जो आयनन विभव रहा, ये भैया ऑक्सीजन की अपेक्षा कैसा हो गया? ज्यादा। इस जगह थोड़ा सा बस दिमाग में रखने लायक है, तो ये क्रम याद रखें आप। लेकिन आप जानते हैं ये क्रम केवल प्रथम आयनन विभव के लिए सही है। अगर कोई व्यक्ति हमसे द्वितीय आयनन विभव का क्रम मांग लेगा, तो भैया द्वितीय आयनन विभव के क्रम को बदल दिया जाएगा। देखो मैं बताता हूं द्वितीय आयनन विभव का क्रम कैसे लिख दें, यहां लिख दें। द्वितीय आयनन विभव मतलब जानते हो ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर द्वितीय आयनन विभव का क्रम करेंगे तो भैया इन तीनों में से सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, और दूसरे नंबर पर रहेगा फ्लोरीन का, और तीसरे नंबर पर चला आएगा किसका? नाइट्रोजन का। अब जानते हो इसमें से ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि अब ऑक्सीजन में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए होंगे, इसलिए अब ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया। तो इस बात को याद रखेंगे अपना, और जल्दी से इसको नोट करते हैं, ताकि एक या दो गुण और भी बचे हैं इस फैमिली से रिलेटेड, उनको पढ़ लिया जाए। चलो अच्छा, फिर अगर नोट कर रहे हो तो वो लिखा रहेगा, और जो एक दो बातें हैं इधर बता देंगे हम। हाँ, अगर वो नहीं नोट है तो उसको नोट कर लो अपना, और ये इधर पे कुछ बातें करेंगे। जैसे एक तो ऑक्सीकरण संख्या की, किसी भी तत्व के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है सूत्र के अकॉर्डिंग, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऑक्सीकरण संख्या को फिक्स फॉर्म में तो बता ही नहीं सकता। अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात हो जाए तो भाई सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की भी अपनी एक रेंज है। रेंज का मतलब जानते हो, सबसे कम और सबसे ज्यादा। कम से कम ऑक्सीकरण संख्या कुछ ऐसी हैं जो चेंज होती रहती है। तो देखो किसी भी एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीकरण संख्या का रेंज कैसे पता करते हैं, हालांकि मैंने तरीका बता रखा है, लेकिन यहां भी देख लेते हैं। सल्फर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भैया फैमिली का यही ऐसा सदस्य है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको सरल लगता है, तो उसको कर लेते हैं। या ऑक्सीजन का कर ले, ऑक्सीजन का और भी सरल लगता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,6। अब कहोगे सर जी एसपीडीएफ में नहीं किया है। अरे बेटा ऐसा करो, ऑक्सीकरण संख्या की रेंज अच्छे ढंग से जान जाओगे। और अगर यहीं पर बेटा सल्फर का कर देते तो 2,8,6। अब इसको देखो, ये परमाणु अपने अष्टक को 2 प्रकार से कंप्लीट कर सकता है। कैसे कैसे अपने अष्टक को बना सकता है? या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? त्याग दे। 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे का मतलब प्लस। भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो चार्ज कैसा कंटेन करेगा? पॉजिटिव। और या फिर एक काम करे कि अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो माइनस। तो भैया आ गई रेंज, इससे ज्यादा तो निकालना भी नहीं है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से लेकर कहां तक हो सकती है? +6 तक हो सकती है। तो क्या इस बात को यहां लिख दिया जाए? देखो यहां लिख देते हैं। अरे सल्फर का ही मत लिखना, सब तत्वों का लिखो कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को -2 से +6 तक के बीच में रखता है। इन तत्वों का मतलब है वर्ग 16 के तत्वों, या ऑक्सीजन परिवार के तत्वों, या कैल्कोजन तत्वों के लिए ऑक्सीकरण संख्या -2 से लेकर बेटा कहां तक थी? +6 तक होती है।
अच्छा कभी कभी तो ये पूछ लेता है -2 से 6 तक होती है, तो क्या ऑक्सीकरण संख्या -2 -1 -2 -1 0 +1 +2 +3 क्या सब होती हैं? ना भैया, ऑक्सीकरण संख्या या तो -2 या तो 0 या तो +2 या तो +4 या प्लस कितना होता है 6। बस यही ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित कर सकता है तत्व अगर इस परिवार का है। वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का कुछ अलग ही मेथड है, ऑक्सीजन अलग ही अपने रूल पर चल रहा है भैया, उसका तो कोई सुन ही नहीं रहा और ना ऑक्सीजन किसी दूसरे के सुन रहा। ऑक्सीजन पर याद रखने लायक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 -1, अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो -1/2। तो इस बात को याद रखोगे, ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात आएगी, मैं कुछ नाम बता देता हूं। अगर सामान्य ऑक्साइड हुआ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। अगर पराक्साइड हुए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है -1। अगर किसी सुपर ऑक्साइड की बात हो गई तो भैया फिर ऑक्सीकरण संख्या घटकर हो जाती है 1/2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का रूल अलग चल रहा है, ऐसा मैंने तुमको बता रखा है। बाकी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कुछ इस कैटेगरी पर चलेगी। जो तुम ये कह दो कि सर जी ऑक्सीजन का तो तुमने गलत लिखवा दिया, इसलिए ऑक्सीजन का मैं पहले से ही बता देता हूं। अच्छा एक और आखिरी चीज लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे कि ये ऑक्सीकरण संख्या को +6 तक ले जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को मैंने नहीं देखा कि ऑक्सीकरण संख्या +6 तक ले जाता है। तो आखिर क्या रीजन है कि ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को +6 तक ना लेके गया, वो -2 -1 और 1/2 पर ही रह गया? क्योंकि बेटा इन सभी तत्वों के पास रिक्त d ऑर्बिटल अवेलेबल है, ये अपनी संयोजकता का प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तत्व अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर सकता है। तो भैया एक लाइन पे उसको जरूर बता देना होगा कि ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर पा रहा है, तो उससे इन ऑक्सीकरण संख्याओं की उम्मीद न की जाए। वो -2 वाली उम्मीद तो की जा सकती है, 0 वाली उम्मीद की जा सकती है, -1 वाली उम्मीद की जा सकती है, बाकी मत करना उससे। तो एक लास्ट में ये लिख दें, रिक्त d ऑर्बिटल ना होने के कारण ऑक्सीजन कुछ अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रस्तुत करता है। ऑक्सीजन कुछ अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है। तो भैया इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था का कुछ ध्यान से याद रखना कि थोड़े से अलग हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भैया उस पर तो रिक्त d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। कम से कम बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, कम से कम इनके पास रिक्त d ऑर्बिटल तो होता है जिससे वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या का प्रसार कर सकें, और बेचारा ऑक्सीजन तो कर नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीजन इसी प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित भी नहीं करता। इनको नोट कर लेंगे और बेटा कल के दिन इस बात को पढ़ेंगे कि इस फैमिली में जो ऑक्सीजन तत्व है वो फैमिली के अन्य तत्वों से गुणों में क्यों भिन्न है और कौन कौन से गुण ऑक्सीजन के अन्य तत्वों की अपेक्षा अलग पाए जाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास पे फिर।